आज हम लोग क्लास 10 मैथ का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न 2022 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 70 नंबर पक्का हो जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, आप लोग नोट्स बना लेना। ठीक है, नोट्स बना के पढ़ो ताकि आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आए। ओके, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि हमारा जो मेहनत है वो सफल हो सके। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लास्ट तक देखना, क्योंकि आप इस वीडियो को देखकर पासिंग मार्क से भी ज्यादा मार्क गेन कर सकते हो। यहाँ प्रश्न नंबर फर्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि यदि 65 और 117 का एचसीएफ कहा गया है 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान क्या होगा या यम का मान होगा। तो यहां से पहले आप करो क्या कि जो 65 है यानी कि 65 इक्वल टू इन सब का आप क्या करो, सबसे पहले आप इन सब का एचसीएफ निकाल लो। यानी कि यहां हो जाएगा 5 × 13, ठीक है, एंड यहां 117 का इक्वल टू 3 × 3 × 13 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप करो क्या कि यहाँ जो आपका 13 है दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका जो एचसीएफ होगा यानी कि एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका 65 और 117 का, 65 और 117 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 13 होगा। ओके, यानी कि 13 होगा। अब आप करो क्या कि यहाँ अब आप इसको जो आपका 65 यम है यानी कि इसी को कहा गया है इसका एचसीएफ यानी कि 65m-117 बराबर आपका है 13 यानी कि 13। तो यहाँ आपसे यहाँ से यम का मान आप ज्ञात कर सकते हो 65m इक्वल टू 13 और प्लस 117 एंड इक्वल टू यहाँ आप 65m एंड इक्वल टू 100, यहाँ यम लिख दो 130 और यम इक्वल टू 130/65 और यम बराबर आपका 2 आएगा। 65 दूना 130। तो यहां से आपका यम का मान 2 आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट इसे नहीं जानते हैं। बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले आप इनका दोनों का एचसीएफ आपका 13 होगा इन दोनों का और फिर आप इसे एचसीएफ के बराबर लिख दो। तो यहाँ आपका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो 2 होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ आप दूसरा क्वेश्चन देखो कि रैखिक समीकरण युग्म x इक्वल टू वाई और x प्लस वाई बराबर 0 का a है कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होता, v है असीमित रूप से कई हल हैं, एंड c है अद्वितीय हल होता है, एंड d है कोई नहीं। तो अगर ऐसा समीकरण हो x इक्वल टू वाई और अगर x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये जो अगर लिखा हो तो इसका अद्वितीय हल होगा। यानी कि यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा कि अद्वितीय हल होता है। तो ये आप करेक्ट मान लेना, अद्वितीय हल होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 की यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 तो x का मान होगा। यहाँ से x का मान निकालना बहुत ज्यादा इजी है। अगर आपको नहीं पता मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ देखो 1/x² - 2 इक्वल टू 1/7 लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसे आप 7 को उधर कर लो यानी कि x² - 2 इक्वल टू 7 और x² इक्वल टू 7 एंड ये जो -2 है इधर जाएगा +2 हो जाएगा और x² इक्वल टू 9 और x² इक्वल टू √9। तो यहाँ x² बराबर अंडर रूट लगा हुआ है तो +-3 आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, +-3 इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ अगर आपको नहीं पता था तो यहाँ देख लो +-3 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा +-3। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है इसका करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यान से देख लो, यहाँ लिखा हुआ है 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हो तो वो कहलाती हैं सर्वांगसम आकृतियां या समान आकृतियां या सी है असममित आकृतियां या डी है समरूप आकृतियां। तो ऐसी जो आकृतियां होती हैं त्रिभुज चैप्टर से है वो आपकी समरूप आकृतियां कहलाती हैं। कौन सी आकृतियां कहलाती हैं? समरूप आकृतियां। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां से आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
समझ में आ रहा है। अब और भी ऑब्जेक्टिव देख लो। देखो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, आपने रिक्वेस्ट किया है कि हम सर लास्ट तक देखेंगे, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन आता भी है तो भी लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको मैं समझाने वाला हूं हर एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ देखो आप क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। यहाँ ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 13 एंड डी ऑप्शन है 17। तो यहाँ अब आपको दूरी निकालने का सूत्र पता ही है, जल्दी से आप दूरी निकाल लो। डी इक्वल टू आप लगा दो √x1 - x2 का स्क्वायर कर लो एंड प्लस y1 - y2 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, यहाँ आपको पता है x1 क्या है, यहाँ आपका x1 ये है, x2 ये है एंड यहाँ y1 ये है, y2 ये है। y1 y2 दोनों जीरो हैं, तो अब आप जीरो दोनों हैं आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ x1 5 है एंड ये प्लस माइनस, यानी कि यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 12 का स्क्वायर कर लो एंड प्लस आपका 0 - 0 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, यहाँ से अगर d की बात की जाए d, तो यहाँ से आपका 12 5 17 का स्क्वायर कर लो और ये हो जाएगा d इक्वल टू स्क्वायर आपका अंडर रूट से कट जाएगा और यहाँ 17 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से d का मान आया है 17 इकाई। ठीक है, 17 इकाई आपका आंसर सही है। तो यहाँ आपको देखो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से ना लगाओगे ना तो मैथ का क्वेश्चन है भाई डिसमिस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 17 इकाई करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है कि कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का सरलतम मान होगा। इसे आपको सरल करना है। ऑप्शन ये है कॉट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी है टेन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी है 1। तो अब आप लोग बताओ फटाक से कौन सा सही आंसर हो सकता है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपके लिए हाजिर हूं। देखो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा का सरलतम मान है। देखो समझना यहाँ आपका कौन सा सरलतम मान है। तो यहाँ अब आप देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ अब आप कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखा जा सकता है कि नहीं। और यहाँ साइन थीटा है ही, और यहाँ इसे लिखा जा सकता है 1/cos थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर लगा दो। ठीक है, अब बच्चा पार्टी यहाँ से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा और यहाँ मान आपका आ जाएगा 1। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 इसका सही आंसर हो जाएगा और यहाँ 1 पर आप सही का निशान लगा दो। तो यहाँ आपका कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का सरलतम मान होगा 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ यदि साइन ए बराबर 4/5 तो tan a का मान होगा। तो आपको tan a का मान ज्ञात करना है। बच्चा पार्टी सबसे पहले आप करोगे कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात हो तो हम tan a का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि tan a बराबर होता है साइन ए अपान कॉस ए। तो अब आपको मैं बता दूं यहाँ साइन ए क्या है, साइन ए आपका दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू 4/5। चलो ये दिया हुआ है। अब हम कैसो ना कैसो कॉस ए का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ कॉस ए का अगर मान ज्ञात करना है तो यहाँ आप इसे हल कर डालो 1 - साइन स्क्वायर ए, यानी कि अगर आप यहाँ साइन स्क्वायर का मान रख दो फिर 1 - साइन स्क्वायर का मान करके आप घटाओगे तो यहाँ कॉस ए का मान आपका आएगा 3/5। आप भाई मल्टीप्लाई जोड़ घटाना अंडर रूट ये सब कर लेना और करेक्टली आपका कॉस ए का मान इतना आएगा। अब कॉस ए का मान इतना आएगा और हमसे पूछा क्या गया है tan ए का मान। तो tan ए जो होता है tan ए इक्वल टू होता है साइन ए, tan ए पूछा है ना, साइन ए बटे कॉस ए, और साइन ए बटे कॉस ए यानी कि ये 4/5 है, ये 3/5 है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और कुल मिला के 4/3 आएगा। ये होता है tan ए का मान 4/3। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हो तो आप बताओ, क्योंकि आई होप कि आपका पूरा भी दिक्कत मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो यहाँ आपका जो है 4/3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक अर्ध वृत्ताकार चांद का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास क्या होगा। तो यहाँ वृत्त का परिमाप का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का परिमाप लगाना है, यानी कि अर्धाकार, यानी कि अर्ध वृत्ताकार का हमें अर्ध वृत्ताकार चांद का परिमाप।
अर्धवृत्ताकार जो चांद का परिमाप होता है वो होता है पाई r प्लस 2r इक्वल टू आपका परिमाप दिया हुआ है 72। तो 72 आप बराबर लिख लो। यहाँ से आप r का मान ले लो, पाई का मान होता है 22/7 एंड प्लस 2 इक्वल टू 72। और यहाँ से अगर बात की जाए, अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ से r का मान आएगा 14। सॉल्व कर लेना। देखो भाई, अगर आपका मैथमेटिक्स तेज नहीं है तो भी आप इतना तेज कर लो, क्योंकि आपको ज़रूरी है इतना तेज रखना। आप इसे सॉल्व करके फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे, सब आ जाएगा। ठीक है। अब व्यास जो होता है, अगर नहीं जानते हो व्यास, तो व्यास आपको मैं बता दूं वो होता है त्रिज्या की 2 गुनी, यानी कि 2 इंटू आर, यानी कि 2 गुनी होता है त्रिज्या के। तो त्रिज्या यानी कि 2 इंटू 14 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ अगर 14 सेंटीमीटर, सॉरी 28 सेंटीमीटर हमें व्यास मिल जाएगा, त्रिज्या की 2 गुनी होती है। तो यहीं से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ 28 सेंटीमीटर पर सही लगा दो। तो ये था हमारा 8 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। आई होप कि आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न है। ओके। तो यहाँ अब आप अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखो, सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखना और सारे क्वेश्चंस आपको समझ के ही जाना है। सबसे पहले आप इस अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ो, फिर आप लगाने की कोशिश करो। अगर नहीं लग रहा है तो मैं आपको लगवा रहा हूं। लिखा हुआ एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि जो उसकी लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है। तो बाग की विमाएं मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलो फिर हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना बाग की लंबाई x है और चौड़ाई y है। माना जो बाग है, बाग की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब यहां बाग के अर्ध जो आपका, सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो बाग का अर्ध परिमाप है वो 36 सेंटीमीटर है, यानी कि जो बाग है, बाग का अर्ध परिमाप है ना, तो यहां बाग का, ठीक है, यहां हम नीचे लिख दो बाग का अर्ध परिमाप, वो कितना दिया हुआ है 36 मीटर। ठीक है, 36 मीटर। तो बाग का जो अर्ध परिमाप होता है वो लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर होता है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 36। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई यहाँ देखो x मैंने माना है, चौड़ाई y माना है। पहले मैंने इसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार, फिर कह रहा है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि इसकी जो लंबाई है, देखो इसकी जो x लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो इसका मतलब ये 4 मीटर अधिक है, तो हमें बराबर करने के लिए चौड़ाई में 4 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो बराबर होगा। तो यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा, और ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड मिल जाएगा। यहाँ से समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड मिल गया है, तो हमें समीकरण फर्स्ट को समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण 2 को आप जोड़ लो। ठीक है, तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई इक्वल टू 36 और समीकरण 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहां से अब भाई ये तो आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 40 और x बराबर आपका 40/2 इक्वल टू x बराबर 20। यहां से x का मान हमें 20 मिला है। तो भाई अगर x का मान हमें 20 मिला है तो फिर आप y का मान इससे 4 कम मिलेगा, क्योंकि लंबाई जो था 4 अधिक है चौड़ाई से। तो फिर अभी आपको पता चल जाएगा x का मान आप समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि आप समीकरण 1 में x का मान रख दो। तो समीकरण 1 आपका ये है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो x प्लस वाई इक्वल टू 36 और x का मान हमें मिला है 20 एंड प्लस वाई इक्वल टू 36
और y बराबर आपका 36 में से आप 20 घटा लो, y बराबर आपका आएगा 16 मीटर, है ना, मीटर। तो यहां से आपको x का मान भी मिल गया एंड y का मान भी मिल गया, ये भी आपका मीटर में ही है, तो दोनों आपको मिल गया। तो यहाँ आपकी चौड़ाई जो है यह है चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ मैं एक बार बगल में लिख देता हूं, लंबाई जो है, बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई, बाग की चौड़ाई 16 मीटर है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया होगा बाग की लंबाई और चौड़ाई। ओके, तो ये है हमारा पहला अतिलघुत्तरीय प्रश्न। अब हम लोग दूसरा अतिलघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो आपका सेकंड नंबर अतिलघुत्तरीय प्रश्न है। देखो, आपका ये अतिलघुत्तरीय प्रश्न भी देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि ध्यान से देख लो और फिर आप कोशिश करो लगाने का। अगर आपसे नहीं लग रहा है तो फिर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। लिखा है कि उस एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, ठीक है। लिखा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1 एंड 4, -4, 6 और -3, -5 हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो अब आप करो क्या कि आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ज्ञात कर लोगे ना, सबसे पहले आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला बताओ। जानते हो तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं जानते हो तो ये मैं त्रिभुज का आकार बना लेता हूं, समझ लो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2। पहले आप 1/2 आगे लगा लो, फिर यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाओ, x1 लिखो, ठीक है। फिर यहाँ आप y2 माइनस y3 लिखो, फिर आपको प्लस लगाना है, x2 लिखना है, और फिर यहाँ y3 माइनस y1, फिर यहाँ प्लस x3 लगाना है, और यहाँ y1 माइनस y2। बस ये आपका हो गया, समझ में आ गया ना। अब एक बात समझो कि यहाँ आप सोच रहे होंगे x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। तो मैं आपको बता दूं, आगे की जो सारी चीजें होती हैं वो x1 x2 होती हैं, जैसे x2 एंड x3 सभी के आगे वाले, और पीछे वाला y1 होता है, ये y2 है एंड ये y3 है, ठीक है। समझ में आया। तो फिर आप यहाँ लगा लो भैया, अब तो कुछ नहीं रहेगा, 1/2। तो यहाँ x1 का मान कितना है, जल्दी से फटाक से आप देख कर बताओ। x1 का मान 1 है ना, और y2 का मान 6 है, एंड देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि जो y3 का मान है -5 है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एंड प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान आई होप कि -4 होगा, ये -4 है, ओके। और y3 का मान देखो, ये y3 है -5 है, ये आपका -5 है। अब देखो y1 का मान, y1 -1 है, तो ये माइनस और वो माइनस मिलकर +1 हो जाएंगे, प्लस x3 का मान है -3, एंड फिर y1 का मान है -1 और y2 का मान है +6, तो ये +6, तो ये +6। बस, तो यही आपको सबसे पहले आपको ये करना है। फिर आपको भैया जोड़ना घटाना आना चाहिए, लाइक ये सबसे अच्छी चीज़ है जोड़ना घटाना। अगर आपको नहीं आता तो फिर आप नहीं कर पाओगे। यहाँ देखो, ये है 6 और 5 11, 11 में 1 से गुणा होगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। समझना सब कुछ मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ आप देखो, यहाँ आपका अगर 5 में से 1 जाएगा तो -4 बचेगा, क्योंकि बड़े वाला का चिन्ह लेते हैं, तो -4 और -4 में गुणा होगा तो +16 हो जाएगा, 4 चौक 16। एंड फिर यहाँ देखो 6 1 7 और 7 है, और 7 में -3, -7 में -3 से गुणा करोगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो 1/2, और यहाँ अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ 1 एंड यहाँ 6 है, 7 और 1 8 और 2 1 3 1 4, यानी कि आपका ये हो जाएगा और ये कट जाएगा, और बराबर आएगा 24 वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करना था तो इसका वर्ग मात्रक वो होता है, क्या होता है, क्या होता है, मात्रक। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि हमें कैसे निकालना था क्षेत्रफल। तो 24 वर्ग मात्रक सही है, और अगर आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा समझ सकते हो। यहाँ आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि cos 18 डिग्री बटे sin 72 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। चलो बताओ कैसे ज्ञात करोगे। बहुत बार क्वेश्चंस को पढ़ाया गया है इन सारे क्वेश्चंस को, और अगर आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है।
तो यहाँ आओ अब हम लोग इसका भी मान ज्ञात कर लेते हैं। और बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट का सवाल है, लेकिन आप लोगों को मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप इसे कैसे ज्ञात करोगे, कुछ तो माइंड में आया ही होगा। सबसे पहले आप जान लो, इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उसका मान 1 ही आएगा, 1 आएगा। और आपको करना क्या है कि यहां देखो cos 18 डिग्री लिखा हुआ है, तो यहां आपको ऐसा करना है कि 90 में से अगर आप 18 घटाओगे, लाइक आपको थीटा लेना है, थीटा। तो अब बताओ यहां cos अब 90 में से मैं कितना घटाऊं कि 18 डिग्री हो जाए। जैसे हमें 90 में से 18 घटा 18 हमें करना है, तो क्वास में से क्वास है और 90 में से मैं कितना घटाऊं कि 18 हो जाए, तो हम 72 घटाएंगे। ठीक है, 72 डिग्री, 90 डिग्री में से मैं 72 डिग्री घटाऊंगा तो हमारा 18 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ बटे साइन 72 डिग्री लिख दो। अब बताओ यहां cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी से बताओ। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। यहाँ थीटा कितना है, 72 डिग्री, और यहाँ आपका साइन 72 डिग्री, ऊपर नीचे साइन 72 डिग्री, साइन 72 डिग्री, ये कट के बराबर 1, और यही आपका आंसर हो गया। मैंने बताया है इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आए तो उसका आंसर एक ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इजी वे से बताया गया है। जितना इजी हो सकता है उतना इजी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और इससे इजी आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। यहां लिखा हुआ है एक क्वेश्चन, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5, सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न, इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। तो यार वीडियो को लाइक करते चलो, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, क्योंकि इतना मेहनत क्यों किया जा रहा है आप लोगों के लिए। आप लोगों को यार मैं सोचता हूं टॉपर बना के रहूंगा। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, यानी कि एक आधार की त्रिज्या इतना है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, चलो बताओ शंकु के तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको पता है तो मैं आपको बता कर रहूंगा, ठीक है, और नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा बहुत अच्छे से। देखो यहां जो मतलब तिर्यक ऊंचाई होता है, यहां सबसे पहले आपका रेडियस दिया हुआ है, यानी कि शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दी हुई है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। और यहां शंकु, चलो फिर से लिख देता हूं, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई 12 यानी कि 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब तिर्यक ऊंचाई, यानी कि जो तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जिसे हम लोग यल से डिनोट करते हैं, वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होता है। चलो अब यहाँ एच क्या है, एच भैया जो आपका यही तो है शंकु की ऊंचाई, तो 12 है, 12 का वर्ग कर लो, प्लस 3.5 है, इसका वर्ग कर लो। ठीक है, अब यहां से यल आपका होगा, देखो 12 का वर्ग होगा 124 या 144 होता है, और यहाँ 3 त्रिक का 9, लगभग 12 पॉइंट कुछ आएगा, 12.25। और अगर आप इसे जोड़ोगे तो ये दोनों जुड़कर 156.25 हो जाएंगे, और 156 का वर्ग और इसका अगर वर्ग करोगे तो 12.5 सेंटीमीटर आएगा। यही होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि यल, यही है यल, यानी कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई का आपका मान इतना ही आएगा, 12.5 सेंटीमीटर। तो यहां से शंकु की तिर्यक ऊंचाई और जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि अति लघु और बहुविकल्पीय हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब बारी किसकी आती है, लघुत्तरीय प्रश्नों की ना, लघुत्तरीय प्रश्न भी सॉल्व कर लें। चलो आओ लघुत्तरीय प्रश्न भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न नंबर फर्स्ट आप देखो, ये आपसे क्या कह रहा है, लिखा हुआ ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। यानी कि अगर हम उन दोनों को जोड़ें तो वो 27 हो जाए, और अगर हम उन दोनों का गुणा करें तो वो 182 हो जाए। तो वो संख्याएं ऑलरेडी आपको पता है। अगर आपको आपका आंसर कैसे पता करना है, देखो अगर आपका 13 है प्लस 14 है तो इन्हें जोड़ो, 4 3 7 और 2 27 हो गया, इसे गुणा करोगे 182 हो जाएगा। तो आपका आंसर 13 और 14 आना चाहिए। ऐसे आप थोड़ा ट्रिक लगाओ अपने आप से तो फिर सब कुछ हो जाएगा। तो माना एक संख्या
माना एक संख्या x है, क्या है, x है, तथा जो दूसरी संख्या वो बराबर है 27। ठीक है, जैसे अगर कुल योग 27 है तो हम एक संख्या मान लेंगे और दूसरी हम लोग उस योग में से घटा देंगे तो हमें दूसरी संख्या ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। और अगर आप x का मान ज्ञात कर लो तो 27 में से x का मान घटा लो और आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, दूसरा संख्या आ जाएगा। तो यही आपका ट्रिक है। अब देखो, अब यहां अब तब संख्याओं का गुणनफल, अब तब संख्या देखो गुणनफल आपको पता है, तब जो संख्या है यानी कि संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जो संख्याओं का गुणनफल होगा हम इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, यानी कि 27 माइनस एक्स। अब यहां हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, या फिर आप दूसरे टाइप से भी लिख सकते हो। यहाँ एक्स स्क्वायर आपका है माइनस ये 27x, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, 27x माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन एक बात आपको पता है कि ये दोनों के बराबर, यानी कि इसका गुणनफल है वो इसके बराबर है 182 की। फिर आपको एक इक्वेशन मिल गया, एक समीकरण मिल गया, इसे आप प्लस करो। प्लस कैसे करोगे, इसे इधर ट्रांसफर करो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसे इधर ट्रांसफर करोगे माइनस 27x हो जाएगा, एंड ये आपका प्लस है 182, क्योंकि ये ऑटोमेटिक इसी साइड है। फिर आपका ये एक इक्वेशन बन गया, ये एक समीकरण बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। तो अब आपको फैक्टर बनाना है कि जोड़ने घटाने पर 27 आना चाहिए और गुणा करने पर 182 आना चाहिए। कौन सा फैक्टर बनेगा मैं आपको बता दूं, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर आप 14 में 13 जोड़ोगे तो वो 27 हो जाएगा और गुणा करोगे तो 182 हो जाएगा, बराबर 0। 182 है, ये 182 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x एंड माइनस 13, ये 13 है, सॉरी 13x एंड ये आपका प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लो तो यहाँ से x माइनस 14 बचेगा, एंड यहाँ से माइनस 13 कॉमन ले लो तो यहाँ x माइनस 14 बचेगा बराबर 0। यहाँ से x माइनस 13 है और ये x माइनस 14 है बराबर 0। अब यहाँ x माइनस 13 बराबर 0 कर लो और दूसरा x माइनस 14 बराबर 0 कर लो। यहाँ से x बराबर 13 आपका एक आंसर आएगा और एक आएगा x बराबर 14। बस यही आपका आंसर हो गया। पहली संख्या 14 अथवा 13, और पहली संख्या 14 तो दूसरी संख्या 13। देखो पहली संख्या आप 13 मान लो, चाहे 14, चाहे जो मानो, और दूसरी संख्या आप 13 मान लो, 14। एक पहला आप चाहे ये मान, जैसे आप कहने का अर्थ है चाहे आप पहली संख्या 14 मान लो या दूसरी संख्या 13 मान लो, या दूसरी संख्या 13 मान लो, पहली संख्या 13 मान लो, दूसरी संख्या 14 मान लो, बस यही कहने का अर्थ है। अब आप बताओ, चाहे देखो 14 प्लस 13 करोगे तो 27 हो जाएगा, तो दोनों का योग 27 और 14 इंटू 13 करोगे तो ये आपका 182 हो जाएगा। तो कुल मिला के यही है उत्तर की जांच। ये देखो मैंने जोड़ा है, मैंने योग किया तो 27, गुणा किया तो 182। तो ये है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी लोग, आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके ही जाना बोर्ड एग्जाम में। मैं आपको जितना बता रहा हूं वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके जाना है। दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न देखो, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है। तो इसका आंसर आप लोग, अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हो, अगर आप पढ़े हो तो अच्छी बात है, आप सॉल्व कर लेते हो तो समझो आपके पास एक बहुत बड़ा चीज आपको हासिल है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा हार्ड है और बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए हैं। तो अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और नहीं कर पाते हो तो मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो फिर देखते हैं इसका मान आप कैसे ज्ञात करोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है नहीं कि आप तुरंत ज्ञात कर लोगे। हमारा आ गया है एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा भी गया है। तो आपको यार प्लीज रिक्वेस्ट है कि ध्यान से देखना, ठीक है। सारे स्टूडेंट को ध्यान से देखना है और मैं आपको फिगर के साथ बहुत अच्छे से समझाऊंगा। लिखा हुआ है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
सबसे पहले मैं आपको चित्र को समझाता हूँ। अभी मैंने फाइल नहीं बनाया है, केवल जितना मुझे स्केल का काम था उतना मैंने कर लिया है। मैंने किया क्या है कि ये 7 मीटर का एक भवन है, ये कितना है, केवल इतना है, यहाँ से सी से लेकर, ये आपका सी से लेकर डी बिंदु तक ये हमारा एक भवन है, ठीक है, यानी कि 7 मीटर का भवन है। और यहाँ वी है और ये ई है और ये है, ये सारे मैंने बिंदु। अब देखो इतना, अगर ये यहाँ से लेकर इधर भी उतना ही है, जितना ये 7 मीटर है वो भी 7 ही मीटर है, लेकिन हमें करना क्या है कि ये 60 डिग्री का कोण बनाता है और ये कितना बनाता है, 45 डिग्री का कोण बनाता है। अब ध्यान में रखना, हमें ये और ये यानी कि 7, ये हमारा इतना है तो हमें इतने की ऊंचाई ज्ञात कर लें, इतनी की ऊंचाई, और उसमें ये 7 जो है ये ऐड कर लें। फिर आपको पूरा, हमें ये पूरी ऊंचाई ज्ञात करना है, ए से लेकर वी तक, ए से लेकर वी तक हमें पूरी ऊंचाई ज्ञात करना है। ये सबसे बड़ा काम है। तो सबसे पहले हम ये एंड ई का मान ज्ञात करेंगे, ये ई का मान हम ज्ञात करके सारा चीज क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप करो क्या कि यहाँ आपको पता है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो E एंड V है वो CD के बराबर है, E और V CD के बराबर है। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ CD जो है वो बराबर है EV के, ये जो CD है वो बराबर है EV के, ये आपको पता है। दोनों कितना है, वो है 7 मीटर, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, 7 मीटर है। अब आप सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लो, क्या लेना है, एक समकोण त्रिभुज आपको लेना है VEC में, यानी कि VEC में ये यहाँ कोण बना रहा है तो आपको ये वाला कोण लेना है, ये वाला एक त्रिभुज लेना है VEC, ठीक है। तो यहाँ अब आप देखो, यहाँ आपका क्या क्या दिया हुआ है, ये आपका 7 है ही, ये आपका 7 है, ठीक है। तो यहाँ tan 45 डिग्री यानी कि tan लगाओ, और इसका जो ये 45 डिग्री है, ये कोण देखो 45 डिग्री है, और ये आपका जो tan होता है वो किसके बराबर होता है, लंब, यानी कि EV बटे आधार, यानी कि CE, ये CE आधार है और ये लंब है EV है, सॉरी ये EV है, वही मैंने सोचा क्योंकि ये EV है, ये लंब है। अब देखो इसका मान 1 होता है और ये आपका है 7, और हमें ये CE है, ये CE है, यानी कि CE ये वाला। अभी जब हम ये ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ ये वाला जब लेंगे त्रिभुज तो हमें सारे कुछ मिल जाएंगे। यहाँ से CE जो होगा वो बराबर किसके होगा, CE हमें 7 मीटर के बराबर मिल जाएगा, 7 मीटर, यानी कि हमें ये 7 मीटर मिल गया, ठीक है, 7 मीटर मिल गया। तो यहाँ से CE हमें 7 मीटर मिल गया। चलो भाई ध्यान से समझो, ये मैथमेटिक्स है, इसमें आपको थोड़ा काट पीट गोदा गादी मिलेंगे, क्योंकि भाई मैथमेटिक्स में यही होता है कि स्टूडेंट पेन पकड़ ले तो पेन खत्म करके ही छोड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए जब मैथ के स्टूडेंट जब मैथ सॉल्व करते हैं तो अपना स्टूडेंट जो साथी लोग होते हैं पेन नहीं देते हैं, क्योंकि वो खत्म करके तभी छोड़ते हैं। तो इसीलिए थोड़ा आप लोग ध्यान से समझना। समकोण त्रिभुज, यहाँ ये EC में, यानी कि यहाँ देखो ये EC, हमें ये त्रिभुज लेना है, ये E एंड C, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। यहाँ भी tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री, वहाँ 45 डिग्री था, यहाँ 60 डिग्री है, और यहाँ भी वही चीज आप लगा लो, ये E यानी कि लंब एंड बटे CE यानी कि आधार। अब देखो हमें ये E का मान अगर ज्ञात हो जाए तो हम यहाँ 7, ये हमें पता है 7 मीटर है, तो इन दोनों को जोड़कर हमारा सब कुछ मान पता चल जाएगा। तो अब देखो यहाँ से इसका मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का √3 होता है। भाई मान ज्ञात कर लो, आपको बहुत जगह काम आने वाले हैं। और इसका मान CE का मान कितना है, भी हम लोगों ने ज्ञात किया है, ये 7 है। CE का मान, ये जो CE है इसका मान 7 है। तो यहाँ से हमें ये E जो मिलेगा, ये E वो बनेगा 7√3 मीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है बच्चा पार्टी, हमें ज्ञात क्या करना है, जल्दी से बताओ। हमें ज्ञात करना है ये V का, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई, ये V का पूरा मान। तो अब करो क्या कि अब केबल टावर AV की ऊंचाई, अब यहाँ लिख दो केबल टावर AV की ऊंचाई, यानी कि केबल टावर जो AV की ऊंचाई अगर ज्ञात करना है तो हमें ये E
प्लस ईवी जोड़ लें। हमें ये जो ये ई है और ईवी है इन दोनों को जोड़ लेना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम लोग जोड़ लेते हैं। यहाँ हम लोग ये ई प्लस ईवी, ठीक है, ईवी है वी। तो यहाँ अगर हम ये ई देखें तो ये ई हमें कितना मिला है यहाँ 7√3 एंड प्लस ये हमें 7 मिला है, ठीक है। यहाँ से आप 7 कॉमन ले लो, 7 कॉमन ले लोगे तो यहाँ √3 एंड प्लस 1 मीटर, यही हो जाएगा भैया ऊंचाई, जो केबल टावर की ऊंचाई यही है 7 बीच में आपको यानी कि ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। तो यहाँ से मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए, क्योंकि मैं सोच रहा था कि स्टूडेंट को मैं काफ़ी बड़ी वीडियो देने वाला था, मैराथन वीडियो। तो ये था आज का हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, और हो सकता है कि आपको आगे चलकर 1-1, 2-2 घंटे की वीडियो भी मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो, और जितने क्वेश्चंस बताए गए हैं इन सारे क्वेश्चंस को आप नोट कर लोगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा बोर्ड एग्जाम तक, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए